नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, जो बात हम लोग पिछले दिनों से लगातार करते आ रहे हैं, अब उसकी सफलता लगता है आहिस्ता आहिस्ता, और खासतौर से एसएसआर वॉरियर देश के दर्शकों का जो भरपूर स्नेह मिल रहा है, उसके प्रति मैं आभार भी प्रकट करता हूं। और आपसे वीडियो की शुरुआत करते समय, चर्चा की शुरुआत करते समय ही आग्रह कर रहा हूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकॉन को भी आप टच करना ना भूलें, जिससे कि जब भी हमारा ये ब्रॉडकास्ट आप तक पहुंचे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। तो ये भी आप कोशिश करें, सब्सक्राइब करके शेयर और लाइक करना ना भूलें। ये हमारा आप सबसे अनुरोध है। क्यों अनुरोध है, ये मैं अब आपको बताता हूं कि ये लड़ाई आपकी है, जिसे आप हमारे माध्यम से लड़ रहे हैं, और आप भी एक बहुत बड़ा माध्यम हैं। 5 फरवरी को दूसरी सुनवाई हो गई अदालत में, मुंबई हाई कोर्ट में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वकीलों की बहुत बड़ी फौज, 50 से अधिक वकील पीआईएल के समर्थन में खचाखच भरे हुए थे कोर्ट रूम में। लेकिन उधर से सिर्फ 2 वकील थे। उनको मालूम था कि इधर की जो वैक्ट्री ऑफ एडवोकेट्स है, उनके सामने वो लोग टिकेंगे नहीं। वही हुआ। 5 फरवरी को जब सुनवाई शुरू हुई तो उनके श्रीमान आदित्य ठाकरे के वकील महोदय ने कहा कि ये सारी बातें जो दलील दी जा रही हैं पीआईएल के माध्यम से, सारी की सारी बातें बोगस हैं, झूठ है, इसका कोई लेना देना नहीं है, वो एक सुसाइड था। और उसके बाद पीआईएल के जो याचिकाकर्ता थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया और कहा कि नहीं, वो सुसाइड नहीं था, वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। और इस प्रकार से सुनवाई की शुरुआत हुई। सुनवाई की तो शुरुआत हुई साहब, अदालत में सीबीआई के भी वकील मौजूद थे, अदालत में एसआईटी के भी नुमाइंदे मौजूद थे। अब आप देखिए, 22 जनवरी को भी सीबीआई के लोग मौजूद थे, एसआईटी के लोग मौजूद थे, और 5 फरवरी को भी सीबीआई और एसआईटी के लोग मौजूद थे। इसलिए अगर किसी के मन में यह शंका हो रही हो कि सीबीआई क्या कर रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो वो शंका को मिटा लीजिए, हटा लीजिए। एसआईटी क्या कर रही है, इस बात को भी हटा लीजिए। सरकार क्या कर रही है, ये भी अब धीरे धीरे शंका को हटा लीजिए। सरकार अदालत की बाट जो रही है। पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये खुद के ऊपर कोई आरोप लेना नहीं चाहती। इनका एक रणनीति होता है कि हम क्यों खामखा इसके विलेन बने। अगर ये मौत हुई है, किसी ने हत्या की है, तो पुलिस जांच करेगी। दूसरी एजेंसी को, जिसे अदालत ने दिया है जांच करने का आदेश, वो जांच करेगी। ना हम 3 में हैं, ना हम 13 में हैं। हमारे ऊपर जो ये आरोप लगता रहा है कि साहब हम इस जांच को भटका रहे हैं, अटका रहे हैं, वो हम नहीं करेंगे, ये तोहमत भी नहीं लेंगे। ना तो हम जांच को अटकाएंगे, भटकाएंगे, और हम जरूर ये बात कहेंगे कि पुलिस और एजेंसी अपनी जांच करके जल्द से जल्द रिपोर्ट ये अदालत को सबमिट करें। लेकिन राजनीतिक पार्टियां ये सोचती हैं कि ये ठीकरा किसी और के सर फूटे, मैं खामखा इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। आपको याद होगा कि कल एडवोकेट नीलेश ओझा जी ने पीआईएल के जवाब में जो उन्होंने इंटरवेंशन फाइल किया था, उस इंटरवेंशन में आपको हैरानी होगी कि नीलेश ओझा जी ने जिन बातों का जिक्र किया, उसमें उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से हमारे नाम को इसमें घसीटा जा रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और पीआईएल के जो और महत्वपूर्ण पक्ष थे, जिसमें पीआईएल के अलावा जो इनको एक नोटिस भेजा था नीतेश राणे के परिवार ने कि साहब ये पीडोफिलिक है, ये बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, टीनेजर्स के साथ इनका बहुत ही दुराचरण रहा है, दुर्व्यवहार रहा है, इसकी जांच की जाए। उसकी ऑलरेडी जो उसका जो कंप्लेन है, वो चाइल्ड कमीशन के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। उसके बारे में उन्होंने कोई प्रतिक्रिया अपने एफिडेविट में नहीं दी है। तो उसी को लेकर के कल एडवोकेट नीलेश ओझा जी का कहना था कि इसका मतलब है कि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है।
अगर उन्होंने उसको प्रोटेस्ट नहीं किया है, डिस्प्यूट नहीं किया है तो। लेकिन आज मैं ये बात क्यों चर्चा कर रहा हूं? विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अदालत की दूसरी सुनवाई के बाद जबरदस्त एक्शन में सीबीआई और एसआईटी दोनों है और अब दोनों ज्वाइंटली एक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। ज्वाइंट एक्शन का मतलब यह है कि आपके सामने आकर के ढिंढोरा वो नहीं पीटेंगे, क्योंकि ये एक गुप्त ऑपरेशन चल रहा है। तो इसकी जांच को पब्लिक डोमेन में भी नहीं लाने देना चाहती है, ताकि जो साक्ष्य को है वो गुनहगार मिटा सकते हैं। और जो जिस गुनहगार को लग रहा है कि अब तो मैं निकल गया इस केस से, अब तो कोई कहीं चर्चा भी नहीं कर रहा है कि कहां पर क्या बात हो रही है, तो अब मैं बच गया। एजेंसी वही इंतजार करते रहती है कि जब आपको यह यकीन होने लगे कि अब मैं इस केस में बच गया हूं, तभी यकायक झपट्टा शेर की तरह एजेंसी मारती है। और एजेंसी का बार बार अदालत में अपीयर होना इस बात का सबूत है कि एजेंसी अपना काम कर रही है। एजेंसी की नजर हर चाल पर है, इसलिए आप विचलित मत होइए। वक्त जरूर लग रहा है, वक्त जरूर लग रहा है। निश्चित रूप से दबाव बनाया गया था सीबीआई के ऊपर, एसआईटी के ऊपर, लेकिन उस दबाव से निकलने के लिए बहुत ही पॉलिटिकल रणनीति बनाई गई है। और उस पॉलिटिकल रणनीति में यह है कि कोई पार्टी अपने ऊपर तोहमत नहीं लेगी, कोई ये कह नहीं सकेगा कि आपने पॉलिटिकल वेंडेटा निकाला है, बल्कि यह तोहमत लेता रहा कि आपने इस केस को दबाने की कोशिश की है। सीधा सीधा मैं कह रहा हूं कि जो पार्टी सत्ता में है दोनों स्टेट में पिछले 2.5 साल से, अब तो नई सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में, तो वहां भी अब वो सत्ता में आ गई। केंद्र में पिछले अब ये तीसरा टर्म है माननीय मोदी जी का, और जब ये घटना घटी थी अब उसको 5 साल होने जा रहे हैं, जून में 5 साल हो जाएंगे। तो 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये तोहमत लगती रही कि आपने इस केस को दबा के रखा है, और तोहमत के भरपूर आधार हैं। ऐसा नहीं है कि बिना आधार के तोहमत लग रहे हैं, आधार हैं कि आपने इस केस को अटकाया भटकाया। लेकिन अब कोई ये नहीं कह सकता है कि आपने पॉलिटिकल वेंडेटा से ये काम किया है। चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, सत्ता पाना चाहते हैं, पा चुके हैं। हमें आप राजनीतिक रूप से हाशिए पर खड़े करना चाहते हैं, ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं, जनता ने कर दिया है। हम दोबारा सत्ता में आ चुके हैं। तो पॉलिटिकल वेंडेटा की जो बात है अब वो स्टैंड नहीं करने वाली है। अब पॉलिटिकल वेंडेटा की बात कहीं भी स्टैंड नहीं करने वाली है, ये बात आप पक्की मान लीजिए। इसीलिए सरकार ये ध्यानपूर्वक बहुत ही सफाई के साथ एक बेहतरीन रणनीति के साथ सरकार काम कर रही है। सरकार का मतलब है कि सरकार अब एसआईटी या सीबीआई पर कोई दबाव नहीं डाल रही है। दूसरी सुनवाई के बाद जो हमें पुख्ता जानकारी मिल रही है, उसमें जो सबसे पहला शिकार है, वो पहला शिकार रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे हैं। पहला शिकार। मुंबई के और भी बॉलीवुड का मैंने आपको हवाला दिया था कि कैसे ये बातचीत महेश भट्ट तक पहुंचेगी, ये बातचीत आपको करण जौहर तक पहुंचेगी, ये बातचीत इस पार्टी की जब चर्चा होगी तो एकता कपूर के पार्टी की भी चर्चा होगी, आदित्य ठाकरे के बर्थडे की भी चर्चा होगी। 13 जून को किसका बर्थडे था, 7 जून को किसका बर्थडे था, उस बर्थडे में क्या हुआ, 13 जून के बर्थडे में क्या हुआ, ये सारी बातें अब सीबीआई ऑडिटिंग करना शुरू कर रही हैं। दोबारा उनके पास तो रिपोर्ट्स हैं। सीबीआई इंतजार कर रही थी कि इस केस का रुख क्या होता है, अदालत क्या रुख लेती है। और अब सीबीआई को लग रहा है कि साहब अब जो दूसरी तीसरी सुनवाई होने वाली है उसमें एडवोकेट नीलेश ओझा पॉइंटेड सवाल दागने वाले हैं सीबीआई और एसआईटी के ऊपर कि इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट सीबीआई और एसआईटी है। उनके पास जांच की जिम्मेदारी थी और 5 साल हो गया है सीबीआई जांच नहीं कर रही है। तो वहां फिर बात हो, अरे जांच में आप क्लीन चिट ही दे दीजिए। मैं तो कह रहा हूं आप कह दीजिए कि इसमें कोई गुनहगार नहीं है, सुशांत और दिशा ने, उनको सपना आ गया, वो मृत हो गई, कह दीजिए आप। लेकिन कहिए तो सही
जब कहिएगा तो फिर पकड़ाइएगा, फिर ट्रायल शुरू होगी, फिर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके ऊपर क्वेश्चन की भरमार होगी अदालत में, तो आप केस क्लोज कैसे करेंगे? आप कटघरे में होंगे, जैसे सैफ करीना वाले में अभी मुंबई पुलिस होने वाली है। तो आप कोल क्लोज करने की हालत में नहीं है जनाब। इसीलिए सीबीआई और एसआईटी घबरा रही है कि साहब अब तो ये कोर्ट का इन्होंने रूट पकड़ लिया है, और कोर्ट में कल ही आपको एडवोकेट नीलेश ओझा ने बताया था कि दो तीन बातें तो समझिए कि निश्चित रूप से होने वाली है। एक तो सीबीआई को आदेश जाने वाला है कि साहब 5 साल से आप क्या कर रहे हैं? ये बैडमिंटन खेल रहे हैं क्या? ये वॉलीबॉल का गेम चल रहा है क्या? टेनिस चल रहा है क्या? तो टेनिस को बंद कीजिए आप, और आप ये बताइए कि कहां कहां कितना कितना स्कोर किया है। स्कोर बोर्ड लेके आइए, हम देखना चाहते हैं अगर टेनिस खेल रहे हैं आप तो। और उसी तरीके से एसआईटी से पूछा जाएगा कि दिसंबर 22 में गठन हो गया और दिसंबर 23 में फिर ऑफिसर्स के नाम आ गए, तो तुम तीनों ने क्या किया बताओ? ये तो तुम 3 ऑफिसर हो एसआईटी के, जिसके नाम की घोषणा कर दी गई थी दिसंबर 2023 में, तो दिसंबर 2023 से जनवरी 2000 फरवरी 2025 तक आपने क्या किया? जरा बताइए लोगों को। नवंबर दिसंबर से होते हुए अब ये 1.5 साल होने को है, 2-4 महीने में 1.5 साल हो जाएंगे, तो 1.5 साल में आपने क्या किया? इलेक्शन का इंतजार कर रहे थे, लोकसभा का, फिर विधानसभा का इंतजार कर रहे थे, ताकि आपके ऊपर कोई दबाव ना बनाए कि देवेंद्र फडणवीस के अधीन में होम मिनिस्ट्री है और उनके ऊपर कहा जाएगा कि ये देखिए पॉलिटिकल वेंडेटा से हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, और वो उनके खिलाफ पॉलिटिकली नुकसानदेह हो सकता था, इसलिए आप इंतजार कर रहे थे। ये सारी बातें अदालत में उठेंगी साहब, अदालत में उठेंगी। और माननीय देवेंद्र जी आप इससे बचेंगे नहीं, आप ध्यान रख लीजिए। अगर आपने अभी भी अटकाने भटकाने की कोशिश की इसको तो आप बचेंगे नहीं। फिर एसआईटी अपना काम कर रही है, उनको मजबूती से करने के लिए दीजिए। तो जैसे ही 5 फरवरी की हियरिंग हुई, उसके बाद जो आपको एडवोकेट नीलेश ओझा जी ने कहा है कि साहब अब आपके कॉलर ऊपर कर लीजिए, अब वक्त आ गया है कॉलर ऊपर करके बात करने का, कॉलर नीचे नीचे करके बात करने का वक्त नहीं है। एसआईटी सीबीआई दोनों एक्शन में है, ये पुख्ता जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। क्या क्या है एक्शन में? पहला, इस केस की सबसे मजबूत कड़ी जो है सुशांत में, पहले सीबीआई की बात कर लेते हैं। सुशांत केस की जो सबसे मजबूत कड़ी है वो है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ लिव इन रिलेशन में थी, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बरसों से थी। रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप है कि उसने सुशांत के परिवार से सुशांत का रिश्ता तोड़ दिया था। परिवार वाले सारे लोग बोल रहे हैं, उनकी बहन बोल रही है, उनके पिताजी बोल रहे हैं, चारों बहनें बोल रही हैं, पिताजी बोल रहे हैं, उनके बहनोई बोल रहे हैं, उनके चचेरे भाई बोल रहे हैं, जो भी उनके परिवार में हैं, उनके सगे संबंधी, सुशांत के सब लोग एक ही स्वर में एक ही बात कह रहे हैं कि जब से रिया चक्रवर्ती सुशांत के पास पहुंची थी, गई थी, उनकी जिंदगी में आई थी, तब से परिवार वाले पूरी तरह से कट चुके थे। तो क्यों कटे थे? कारण क्या था? रिया चक्रवर्ती वाकई में मोहब्बत करती थी या किसी एजेंडे पर काम कर रही थी? रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने पूरी तरह से ट्रैक किया, और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जो 3000 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उसमें रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोभित चक्रवर्ती की संलिप्तता है ड्रग डीलिंग में। न सिर्फ वो ड्रग खुद के लिए खरीदती थी, बल्कि ये ड्रग किसी खाने में या पीने में मिला मिला करके ये सुशांत को भी देने का काम करती थी। और उसी के आलोक में ये रिया चक्रवर्ती बोलती थी कि सुशांत बाइपोलर हो गया है, वो डिप्रेशन में है। सारी लगातार हिट फिल्में चल रही थी, बैंक में पूरा पैसा का बैलेंस है, लेकिन सुशांत डिप्रेशन में है। सिद्धार्थ पिठानी कह रहा है कि बहुत जॉली मूड में रहते थे, जिस दिन उनकी मौत हुई है उस दिन तक वो हंस रहे थे, खेल रहे थे, सामान्य व्यवहार कर रहे थे। ये उनके मित्र सिद्धार्थ पिठानी कह रहे हैं। और सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती में दोस्ती हो गई थी कुछ दिनों से, लेकिन दोनों के मुंह से कहते हैं ना कि सच्चाई को कब तक आप दबा के रखेंगे, छुपा नहीं सकते थे आप।
तो सिद्धार्थ पिटानी कुछ और बोल गया, रिया चक्रवर्ती कुछ और बोल गई। रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट, सलमान खान, करण जौहर, एकता कपूर, अरबाज खान, सूरज पंचोली, डिनो मारिया, इन लोगों के नैरेटिव में आकर के और सबसे बड़े नैरेटिव के झंडाबरदार आदित्य ठाकरे। खबर आ रही है कि आदित्य ठाकरे के साथ भी रिया चक्रवर्ती के बहुत ही अच्छे रिश्ते रहे हैं। अब वो रिश्ते मोहब्बत के रिश्ते हैं या गैर मोहब्बत के रिश्ते हैं, लेकिन दोनों में अच्छे रिश्ते रहे हैं। एयू करके उनका फोन नंबर सेव है और एयू को ही डिकोड किया नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने, और उस चैट में सारा कुछ साफ साफ खुल करके लिखा हुआ है। कहां से क्या ड्रग आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्रिया की क्या बातचीत हो रही है आदित्य ठाकरे से और महेश भट्ट से, और फिल्म के और जो बाकी ड्रग डीलर हैं उनसे रिया चक्रवर्ती की क्या क्या बातचीत हो रही है, ये सारे रिकॉर्ड हैं। अब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जो डॉजियर दिया है, और आपको एक बात और बताएं, ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ही है। जब समीर मेरे शो में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमने अपनी तहकीकात करके ये मामला हमने सरकार को दे दिया है, जांच एजेंसी को दे दिया है। ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ही थे जिन्होंने टेलीफोन को ट्रैक किया था आदित्य ठाकरे के और डिनो मौर्या के, सूरज पंचोली के, इन सबके फोन को ट्रैक करने की जो खबर कही जा रही है वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हवाले से ही कही जा रही है। इसलिए यह खबर पूरी तरह से पुख्ता है और इसीलिए नितेश राणे ने कहा कि कुछ नहीं, आपको साफ साफ कह देना चाहिए साहब कि मैं इस केस में इन्वॉल्व नहीं हूं। मैं तो उस दिन अपने नाना जी या दादाजी, जिनके नाना जी के मृत्यु के इस पे था, मृत्यु उनकी 14 तारीख को हुई है हालांकि, लेकिन उसमें भी वो बच नहीं पाएंगे, उसमें भी नहीं बच पाएंगे वो। लेकिन 8 जून के हवाले में वो कह रहे हैं कि मैं वहां पर था, लेकिन नितेश राणे कह रहे हैं कि मोबाइल टावर का लोकेशन खंगाल लिया जाए कि उस दिन माननीय आदित्य ठाकरे कहां थे। तो मोबाइल टावर लोकेशन, मोबाइल के व्हाट्सएप पर चैट, इन सबकी फॉरेंसिक ऑडिटिंग सीबीआई और एसआईटी ने प्रारंभ कर दी है। क्यों प्रारंभ कर दी है? इसलिए प्रारंभ कर दी है क्योंकि अब सीबीआई और एसआईटी को लग रहा है कि अगली हियरिंग जो होगी उसमें हो सकता है कि नया आईए लग जाए और नया प्रार्थना लग जाए इसी में कि साहब सीबीआई और एसआईटी को माननीय अदालत आदेश दे कि पिछले 5 साल में और एसआईटी पिछले 2.5 साल में आपने क्या जांच की है। ये तो दे ही सकती है अदालत। अब जांच पक्ष में है विपक्ष में है ये तो अलग विषय है, आपने जांच क्या की है। नीलेश ओझा जी ने कहा कि हमने जब कंप्लेन किया उस कंप्लेन पर एसआईटी ने सम्मन तक नहीं भेजा, तो जांच बढ़ी कैसे? कंप्लेन है आदित्य ठाकरे का, डिनो मौर्या का, सूरज पंचोली का, इन सब का कंप्लेन इनके खिलाफ, रोहन राय का कंप्लेन है इनके खिलाफ, दिशा सालियान के फियांसे का। इनको किसी को एसआईटी ने कोई सम्मन नहीं भेजा, कोई नोटिस नहीं भेजा कि एसआईटी गठित हुई है, आप लोग आइए, जरा मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। क्यों नहीं पूछा? अब इस पे तो कोई जवाब नहीं होगा ना, इसीलिए कह रहे हैं ना कि देर है अंधेर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सवाल कोर्ट में रखे जाएंगे उसका जवाब अदालत मांगेगी और जिनसे मांगा जाएगा उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा। तो कहां जाएंगे फिर? जाकर के देवेंद्र फडणवीस को कहेंगे कि साहब आपके कहने पर मैंने इसको रोक दिया था जांच को, अब मुझे जवाब देना पड़ रहा है। और अगर अदालत ने सख्त निर्णय ले लिया और कहा कि अगर इंक्वायरी एसआईटी की गठित हुई थी तो जिन जिन ऑफिसर ने इस जांच को 1.5 साल तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब ये यही देखिए, अब समझते जाइए, पॉलिटिशियन किसी को भी फंसा देंगे साहब। तो पॉलिटिशियन तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जिनकी नौकरी है बेचारे की, उनकी नौकरी फंस जाएगी, उनका सीआर खराब हो जाएगा, उनका प्रमोशन रुक जाएगा। तो ये कहानी बन जाएगी। अब आप कहें कि अरे उनको, इन लोगों को नौकरी से क्या मतलब, ये तो निकल जाएंगे, नेता तार देंगे, ऐसा चलता नहीं है साहब।
इतना ब्लैक एंड व्हाइट चीजें नहीं होती हैं। एक परमवीर ने जो भ्रष्टाचार किया है तो उनको तो जवाब देते देते बन नहीं रहा है। तो अगर अदालत ने एसआईटी से पूछ दिया कि भाई आपका गठन हो गया था 2022 में, फिर 1 साल क्यों लगा, और ये नोटिस सरकार को भी जा सकता है, ध्यान रहे, सरकार नहीं बच सकती है और केंद्र सरकार भी नहीं बचेगी, सुन लीजिए आप, कोई बचने का नहीं है यहां पर। इसीलिए कोई वो कृपा नहीं कर रहे हैं माननीय मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी, उनको करना ही करना है, अदालत में उनको जवाब देना ही देना है। सब कुछ ऐसा नहीं है कि बस सब कुछ टके सिर भाजा हो रहा है, सब कुछ राजनीतिक बैटल ग्राउंड नहीं है जहां पर आपका भाषण चलता रहेगा और जनता को आप सही गलत जो भी कह करके अपने पक्ष में लेते रहेंगे। बहुत बढ़िया है, मैं आपकी तारीफ भी करता हूं, क्योंकि आपका जो अपोजिशन है वो इतना नकारा है, उसके 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 इसमें तो आप ही लोग बेहतर हैं। चलिए, आपको बहुत बधाई हो, आप दोनों सरकार में हैं। लेकिन सवाल है कि इसके तहत आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम अदालत में भी कुछ से कुछ बोल देंगे, बोला, ये बात सही है, अदालत को मैनेज किया गया। आप किसने मैनेज किया भगवान जाने। आदित्य ठाकरे ने मैनेज करने की पूरी कोशिश की, 1.5 साल तक देवेंद्र उपाध्याय ने इस पिटीशन को सुना नहीं। और कल फिर आप गौर कीजिए, नीलेश ओझा ने क्या कहा। पहले दिन 37वें नंबर पर था, 22 जनवरी को सुनवाई हुई। दूसरे दिन 47वें नंबर पे था। ये जो पिटीशन लगा हुआ था, ये इसका नंबर जो था 47 में। इसके पहले देवेंद्र उपाध्याय 8 और 9 जाते जाते 12 नंबर पर भी कभी रहा, जिसमें हम लोगों ने जिक्र किया था कि आज 12 नंबर पे है, ये सुनवाई हो जाएगी। लेकिन 8-9 जाते जाते खत्म, 12 नंबर आया ही नहीं। और फिर डेट मिल गया 3 महीना 4 महीना आगे का। तो 12 नंबर भी, 20 नंबर भी, इतने कम नंबर पर लिस्टिंग होने के बाद भी देवेंद्र उपाध्याय ने कभी इस केस को नहीं सुना। और इसीलिए मेरा यह गंभीर आरोप है अदालत के ऊपर, तब के अदालत के ऊपर, कि यह पूरी तरह से स्टेज मैनेज था। 1.5 साल तक आपने मैटर को सुना ही नहीं। इतना गंभीर मुद्दा, इतना गंभीर, ब्लेटेंट बलात्कार, गैंगरेप और हत्या का केस है, जिसकी सुनवाई की मांग की जा रही थी पीआईएल में। ये पीआईएल है, ये परिवार के तरफ से दाखिल नहीं है, ये पीआईएल है। देश की जनता के दबाव पर वकीलों के एक समूह ने पीआईएल किया है। किस लिए? कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं किया है, इसलिए किया है कि न्याय मिले, न्याय का राज हो, रूल ऑफ लॉ हो। इसको स्थापित करने के लिए कुछ वकीलों ने यह मोर्चा खोला है, पैसे बनाने के लिए नहीं। सुशांत के परिवार वाले एक नया पैसा नहीं दे रहे हैं, और ना ही दिशा के परिवार वाले पैसा दे रहे हैं, ना ही कोई पब्लिक आकर के पैसा दे रही है। यह भी ध्यान रहे, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बिना पैसे के वकीलों की लड़ाई चल रही है। और क्यूबाइब नेटवर्क की अनबरत वकीलों के साथ खड़ा रखने की प्रक्रिया, और आप दर्शकों का, आप एसएसआर वारियर का जो स्नेह है, जो जज्बा है, उसकी वजह से यह लड़ाई चल रही है। न तो परिवार इसमें इन्वॉल्व है, न सरकार इसमें इन्वॉल्व है, कोई नहीं इन्वॉल्व है। सीबीआई एसआईटी तो भटकाना ही चाह रही थी। इसलिए ये मैं बात कह रहा हूं कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। सरकार कितना भी चाहे बचा नहीं पाएगी। आज नहीं तो कल जवाब देना पड़ेगा। लंबा हो सकता है चले, लेकिन बचेगा कोई नहीं, बचेगा कोई नहीं। तो अब सीबीआई और एसआईटी को लगने लगा है साहब कि अगर कोर्ट ने कह दिया स्टेटस रिपोर्ट दो, स्टेटस रिपोर्ट देंगे क्या? और कोर्ट इसका भी संज्ञान अदालत में नीलेश ओझा जी ये रखेंगे कि साहब, रिया चक्रवर्ती जो इतना गंभीर रूप से शामिल है इस केस में, वो रिया चक्रवर्ती मौज कर रही है, मौज कर रही है, नए नए बॉयफ्रेंड तलाश रही है, और उनका लुकआउट नोटिस भी क्रैश करवा दिया जाता है। और उसमें सीबीआई की अकर्मण्यता की वजह से लुकआउट नोटिस क्रैश होता है, क्योंकि यही दलील दी गई थी अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा कि सीबीआई ने अभी तक रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लेकर के कोई पूछताछ नहीं की है, तो इसकी क्या गारंटी है कि कल वो कस्टडी में ले लेगी। इसलिए इसको क्वेश किया जाए, और अदालत ने इस आर्गुमेंट में मेरिट समझा और उन्होंने उनके मेरिट को मान लिया, इस आर्गुमेंट को मान लिया और क्वेश कर दिया गया। अब जब हियरिंग शुरू हो गई है तो अदालत पूछेगी कि साहब, आपका जो लुकआउट नोटिस क्वेश हुआ था उसका आधार ये दिया गया कि आपने इसमें कुछ किया ही नहीं, कोई जांच की ही नहीं, तब क्या करेंगे? तो हमारे पास कौन सा जवाब रहेगा? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं लुकआउट नोटिस को आपने
रोके रखने के लिए, उसके लिए जो जरूरी कदम थे वो उठाए क्यों नहीं आपने? जरूरी कदम क्या था? रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लेकर के इंक्वायरी करते आप। वो तो करना नहीं था, कहीं से दबाव चल रहा था, पॉलिटिकल चल रहा था खेल। तो आज नहीं तो कल सैया भैया अगर कोई खड़ा नहीं होता, आज अगर अदालत में ये केस गई नहीं होती, कोई कानून की लड़ाई लड़ा नहीं होता, क्यूआई नेटवर्क इस तरह से प्रत्येक दिन खड़ा होकर के आपके साथ बात नहीं करता, जूझता नहीं, आपको जगाए नहीं रखता, तो ये लोग तो इस केस को खत्म कर चुके थे। खत्म कर चुके थे। बड़े बड़े सुरमा, बिल गेट्स तक इस केस में इन्वॉल्व हैं। बिल गेट्स तक, ये भी मैं खुलासा कर चुका हूं, आगे भी खुलासा करूंगा। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां इस केस में इन्वॉल्व थी, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। आपका सहयोग मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब सीबीआई को जवाब देना पड़ेगा अगली हियरिंग में, और ये दोनों तीनों बातें हो सकती हैं। एसआईटी को भी और सीबीआई को भी नोटिस जा सकता है कि जवाब दीजिए, और जवाब दीजिए तो एक सप्ताह के अंदर जवाब दीजिए। श्रीमान आलोक आराधे इस मामले को लटकाने के चक्कर में नहीं है, यह स्पष्ट हो चुका है। 47 नंबर पे रहने के बाद भी शाम के 4 बजे सुनवाई शुरू हुई। कल्पना कर सकते हैं आप, 5 फरवरी को शाम के 4 बजे सुनवाई शुरू हुई, लेकिन सुनवाई हुई। ऐसा नहीं था कि सुनवाई को टाल दिया गया। ये कोर्ट का मन और मिजाज बतलाता है कि कोर्ट ने मन बना लिया है, इस केस में दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। मैं कह रहा हूं कोई भी हो, न्याय हो जाना चाहिए, इधर हो या उधर हो, स्पष्ट हो जाए। ये लंबे समय तक नहीं लटकना चाहिए, इसी की तो लड़ाई है। इसीलिए सीबीआई की तरफ से जानकारी मिल रही है कि उन्होंने रिया चक्रवर्ती के खास तौर से जो चैट हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे ये दोनों इस केस के, दिशा सालियान में और सुशांत में, दोनों एक ऐसी कड़ी हैं जिसको सब मालूम है, सब मालूम है। रिया को हो सकता है बहुत सारी बातें नहीं मालूम हो तो उनसे मालूम करवाया जाएगा, और जितनी बातें मालूम हैं उनको कोरिलेट किया जाएगा जो बातें नहीं मालूम हैं उनसे। और वो नहीं मालूम वाली बात क्या हो सकती है कि हो सकता है कि रिया को ये नहीं मालूम हो कि सुशांत को ये लोग फिनिश कर देंगे। सुशांत को कट टू साइज तो करेंगे, लेकिन सुशांत को फिनिश कर देंगे, ये आखिरी आखिरी में पता चला हो, जिस वक्त वो 8 तारीख को घर छोड़ रही हैं। और अगर रिया को सारी बात की जानकारी है तो इसका मतलब है कि बाइपोलर का जो थ्योरी लिखा गया, रचा गया, ये पूरा इसका मतलब है कि साल भर पहले ही प्लानिंग हो गई थी, यूरोप के दौरे पर ही प्लानिंग हो गई थी कि इसको बाइपोलर डिक्लेयर करना है और आराम आराम से इसे हलाल करना है, आराम आराम से इसे मौत की नींद सुलाना है। तो उसमें तो समझिए कि सबसे बड़ी शागिर्द के रूप में रिया चक्रवर्ती आएगी। राजदीप सरदेसाई को इंटरव्यू देने से राजदीप सरदेसाई को पार्टी बना लिया गया है केस में। राजदीप सरदेसाई को पार्टी बना लिया गया है केस में। इंडिया टुडे ग्रुप को भी पार्टी बनाया गया है केस में। जवाब देना पड़ेगा साहब। इस देश में ऐसा नहीं है कि हर चीज अंधेर में चला गया है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। अरे पूरी जुडिशरी खरीद लीजिए, कुछ नहीं होगा। हमारे बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं, अरे कुछ नहीं होगा, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन होगा, जरूर होगा, होकर रहेगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये बात तो फॉरेंसिक रिपोर्ट से निकाली जाएगी कि चैट कब हुई, कब कब हुई, क्या क्या बात हुई, उसका सुशांत की हत्या से संबंध क्या है, महेश भट्ट से क्या बात हुई, करण जौहर से क्या बात हुई, एक तब कपूर की पार्टी में जब पार्टी चल रही तब रिया चक्रवर्ती कैसे एक्टिव थी, कहां एक्टिव थी, 7 तारीख को रिया चक्रवर्ती कहां थी, 8 को किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ, किस बात को लेकर के, और जिस बात की कहानी रिया चक्रवर्ती बता रही है, क्या वो कहानी सही है? क्या रिया चक्रवर्ती के रिश्ते परिवार वालों से पूरी तरह से खराब थे? तो उसका कारण क्या था, परिवार था या रिया चक्रवर्ती स्वयं थी? ये सारी कहानी, क्या सुशांत को रिया चक्रवर्ती के भी बारे में पता चल गया था? यह भी कहा जा रहा है कि सुशांत को रिया चक्रवर्ती के सारे ऑपरेशंस के बारे में पता चल गया था और सुशांत रिया के सामने एक्टिंग कर रहे थे डिप्रेशन का या एक मैडनेस का, कि मुझे कुछ याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता है।
तो मैं डिप्रेशन में हूं। और जो ये काम करना चाहती थी कि इसको डिप्रेशन का पेशेंट डिक्लेयर कर दिया, जब आप उसके डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, दवा खिलवा रहे हैं, तो इंटेंशन पता चल गया होगा। तो हो सकता है कि ये रियल एक्टिंग में सुशांत रियल एक्टिंग कर रहे हों और रिया को पता कर रहे हों। और जिस समय रिया का पता चल गया, उस वक्त रिया को भी पता चल गया कि सुशांत को मेरे बारे में पता चल गया। क्या क्या ये भी कारण रहा है? इन सारे कारणों पर सीबीआई को अब तहकीकात करनी पड़ेगी। और ध्यान से सुन लीजिए सीबीआई के सारे ऑफिसर, आप भी हमारे क्यूआई के इसको सुनिए और हमारे जो तर्क हैं उन तर्कों पर भी जांच को बढ़ाइए। ये भी आप जांच कर सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती की असलियत सुशांत को पता चल गई थी और सुशांत ओवर एक्टिंग कर रहे थे रिया चक्रवर्ती को एक प्रकार से कन्विंस करने के लिए कि हाँ मैं बाइपोलर हूं, हाँ मैं डिप्रेशन में हूं। और आखिर में रिया चक्रवर्ती को भी इस बात का एहसास हो गया कि सुशांत को पता चल गया है कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूं। मैं ये साबित करने में लगी हुई हूं कि सुशांत बाइपोलर है। इन सारे तथ्यों का हवाला इन सारे तथ्यों का हवाला सीबीआई को मैं दे रहा हूं। आप चाहें तो इनके ऊपर जरूर तहकीकात करें। जो चैट की जो आप ऑडिटिंग करना आपने प्रारंभ किया है तो उसका तो आप करें ही, लेकिन इन तथ्यों को भी आप कुरेदना शुरू करें। आपको पता चल जाएगा, क्योंकि महेश भट्ट के साथ जो रिश्ते हैं और महेश भट्ट ने किस रूप में सुशांत को बुलाया था, ये क्या खबर है कि महेश भट्ट के यहां सुशांत की पिटाई की गई थी और उस पिटाई में कौन कौन था? सलमान खान का शेरा था, अरबाज खान था, या सलमान खान स्वयं मौजूद था? इसकी बात हो रही है। वहां पर फिल्म इंडस्ट्री में यह चर्चा सरेआम है कि महेश भट्ट ने धोखे से धोखे से बुलाया सुशांत को अपने यहां कुछ किस्से सुनाने के लिए। श्रीदेवी या पुराने दिव्या भारती, इन सब के किस्से के बारे में या बॉलीवुड के बारे में कुछ सुशांत जानना चाहता था। इस ये जो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, मैं तो इसे महेश भट्ट जी नहीं कहता हूं, मैं इसे क्रिमिनल कहता हूं। क्रिमिनल कहता हूं। इनके ऊपर इतने आरोप हैं संगीन कि अगर ठीक से जांच हो जाए तो यह व्यक्ति अभी हाल हवालात में चला जाएगा। अभी अभी का अभी। तो ये वेल्डन तो अपने बेटी को भी कहा था। मैंने इसके ऊपर एक प्रोग्राम बनाया था जो मैंने बताया था आपको। पूजा भट्ट को भी कहा था, जब अपने लास्ट बॉयफ्रेंड को छोड़ करके पूजा भट्ट आ रही थी तो उनको भी वेल्डन कहा था। और रिया चक्रवर्ती को भी वेल्डन कहा था कि बहुत अच्छा क्या तुम उसको छोड़ करके आ रही हो, कम से कम तुम्हारे साथ दो गप्पे लड़ाने का मौका तो मिल जाएगा। अभी तो तुम सुशांत के चक्कर में पड़े हुए हो। इन सारे मुद्दों पर जो चैट आदित्य ठाकरे के साथ हो रहा है, आदित्य ठाकरे बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे घटना में, क्योंकि आदित्य के ऊपर ही ये आरोप लग रहा है कि उसको इन सारी घटना की जानकारी है और उन्हीं के देखरेख में इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है। और इसमें सचिन वाजे की बहुत बड़ी भूमिका है। घटना ये लोग कर दिए होंगे तो हो सकता है कि परमवीर सिंह को लग गया होगा और परमवीर सिंह बाद में इसको बचाने की कोशिश किए हो। ऐसा लगता है कि परमवीर को इन सारी घटना की जानकारी शायद पहले नहीं रही होगी। हो सकता है, हो सकता है। और बाद में चूंकि वो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का बेटा इसमें इन्वॉल्व है, तो वो इस केस को रफा दफा करने की कोशिश किए होंगे। ऐसा मुमकिन हो सकता है। लेकिन यह भी मुमकिन हो सकता है कि परमवीर सिंह को सारी घटना की जानकारी हो कि दिशा सालियान के साथ क्या हुआ और कौन कर रहा है। हाँ, घटना के पहले उसको जानकारी थी, यह कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। यह कहना मुश्किल होगा कि परमवीर को घटना के पहले इसकी सारी जानकारी हो गई थी और उनके ही इसमें ऑपरेशन चल रहा था। यह कहना मुझे लगता है कि बहुत ठीक नहीं होगा जब तक इसकी पुष्टि ना हो जाए। लेकिन सचिन वाजे तो निश्चित रूप से इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो इन सारे मुद्दों की अब तहकीकात होगी, जांच होगी आने वाले दिनों में। और इसको लेकर के अभी जो सीबीआई और एसआईटी दोनों एक्टिव हुआ है, जिसकी सूचना मुझे मिली है, तो मैं सीबीआई से और एसआईटी से ये आग्रह कर रहा हूं कि इन 2-3-4 बिंदुओं का जो मैंने जिक्र किया है उस पर जरूर तहकीकात कीजिए। आप बुरी तरह से वैसे फंस गए हैं, क्योंकि जब अदालत आपसे पूछेगी कि आपने इतने दिनों में क्या किया, तो आपके पास कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं होगा।
तो पहले अपना करियर बचाइए। नेता आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अगर आपके करियर पर दाग लग गया और अगर ये स्पष्ट स्थापित हो गया कि सीबीआई खुद इस मुद्दे को दबा रही है, किसके दबाव में दबा रही है, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हो सकता है कि सीबीआई डायरेक्टर को अदालत में बुला लिया जाए। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ध्यान रहे, इस बार जो वकील आर्गुमेंट कर रहे हैं ना, ये 50 वकीलों की जो टीम है ना, वो कानून को मथ के रख देंगे। कानून के एक एक पन्ने को वहां पर रख देंगे। माननीय जज साहब को मजबूर कर देंगे कि ये देखिए आपके सामने क्या क्या हो रहा है। और माननीय जज साहब भी इस बार बहुत ठीक से देख रहे हैं। वो भी देख रहे हैं कि अन्याय कहां पर हुआ है। तो इस बार वो मामला नहीं चलेगा कि कपिल सिब्बल मनु सिंह भी है, सिटिंग गेटिंग चल रहा है। सिटिंग गेटिंग नहीं होने का, मुंबई की कोर्ट में सिटिंग गेटिंग नहीं होने का, क्योंकि वहां पर नीलेश ओझा की टीम होने का। वहां सेटिंग गेटिंग नहीं होने का। 50 वकीलों की टीम मौजूद है। तनवीर निजाम, घनश्याम जी और बाकी बहुत सारे बड़े बड़े वकील हैं, छोटे वकील हैं, छोटे वकीलों, यंग वकीलों की भी फौज है। तो एक एक पेंच, एक एक दांव, एक एक घटना पर नजर है। एक भी चीज छुपने वाला नहीं है, बचने वाला नहीं है। और रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे इस केस से बच नहीं पाओगे। इस केस से बच नहीं पाओगे। अब से थोड़ी देर बाद मैं एक और बड़ा उद्घाटन करने वाला हूं। आज रात आप 8:30 बजे उसे देखिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। नमस्कार।